Good morning, students. Today, we are going to start a new chapter, Simple Equations. In this chapter, we will learn about simple linear equations in one variable. Let's begin. The word वेरिएबल मीन्स 6 स्टैंडर्ड में आपको याद होगा, हमने एक छोटा सा चैप्टर था हमारे 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में, है ना, उसमें हमने इक्वेशंस सॉल्व करे थे छोटे छोटे से, तो वही चैप्टर है सेम. तो द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट इज चेंज. वेरिएबल का मतलब होता है, जो वर्ड वेरिएबल है उसका मतलब होता है बदलते रहना, दैट इज चेंज. अ वेरिएबल टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. उस वेरिएबल की क्या है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. कोई भी वेरिएबल अगर हम किसी इक्वेशन में लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जब तक कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट सच एज x, y, z, l, m, n, p, q. मतलब स्मॉल अल्फाबेट होते ना, जनरली हम वो यूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए. फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस, और इन वेरिएबल्स से हम क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं. The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variables. और वो expressions क्या होते हैं, इन variable को use करके हम जो expression form करते हैं, उससे हम ये अब जो हमारे mathematical के चारों operations हैं, addition, subtraction, multiplication और division, वो हम करते हैं. For example, see 5x plus 10, तो इसमें x क्या है, variable है ना. 7x minus 3 एडिशन का हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन हो गया. इसको इस तरीके से फॉर्म करना इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस. 4x डिवाइडेड बाय 2, और जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है. 7x मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करो. 5x मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो. 4x x की जो भी वैल्यू होगी उसको 4 के, मतलब जब वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई भी साइन ना हो, इट मींस वो क्या है, मल्टीप्लाई. तो दीज आर द सम एक्सप्रेशंस फॉर्म बाय यूजिंग द वेरिएबल x. तो ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुए हैं वो किसको यूज करके, इस x वेरिएबल को यूज करके फॉर्म हुए हैं. तो समझ में आया क्या होता है वेरिएबल, मतलब समथिंग दैट कैन वेरी, जो बदलता रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट x, y, z, l, m, n, p, ये सब यूज करके हम उस वेरिएबल को डिनोट करते हैं इनसे. और वेरिएबल को लेकर हम द एक्सप्रेशंस आर, मतलब एक्सप्रेशंस बनाते हैं. फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स. और वो जो एक्सप्रेशन बनते हैं वो इन चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म करके और वेरिएबल्स को यूज करके बनते हैं, जैसे मैंने ये बताया कि दीज आर द एक्सप्रेशंस. समझ में आया. वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x. अभी इन जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इस वेरिएबल x पर. एंड इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल x. सपोज द कंडीशन, देखो अब कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे ये है 7x minus 3 is equal to 4, ये एक एक्सप्रेशन है. उस एक्सप्रेशन का दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है. इट मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा और ये जो है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ही ये एक्सप्रेशन है, तभी ये बैलेंस एक्सप्रेशन है. दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. इस तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा. सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x. दिस हैपेंस व्हेन x इज इक्वल टू 1. व्हाई, देखो x is equal to 1 is the solution of the equation. तो x की जगह अगर मैं 1 लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 minus 3 4, and right side is also 4. It means balance equation है. और तभी इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन तभी बैलेंस कहा जाता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो. तो इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस है. No value other than x is equal to 1 satisfied the condition 7x minus 3 is equal to 4. और x is equal to 1 के अलावा कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी. सी अगर मैं यहाँ पे बाई चांस 7x की वैल्यू 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 7
multiply by 2 minus 3 is equal to 4. तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बोला दिस इज राइट हैंड साइड. अब 7 टू मैंने क्या बोला, जब बीच में वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई भी साइन ना हो, मतलब वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई. तो 7 2 जा 14, 14 minus 3 is equal to 4 and 14 minus 3 is 11 is equal to 4. तो क्या 11 और 4 इक्वल है? नो, है ना. 11 is not equal to 4. It means left hand side is not equal to right hand side. इसका मतलब ये satisfied जो एक्सप्रेशन वो satisfied नहीं हुई है ना, x की वैल्यू 2 लगाने पर. तो जो वैल्यू सेटिस्फाइड करती है एक्सप्रेशन को, वो उस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है. तो इसका मतलब 2 इस वेरिएबल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं है. क्या सॉल्यूशन है? 1. जब हमने 1 पुट किया, है ना, जब हमने 1 पुट किया तो उसकी वैल्यू 4 आ गई ना. 7 1 जा 7, 7 minus 3 4, 4 is equal to 4. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मींस ये जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाइड है. इट मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x is equal to 1. दिया है ना कि when the left hand side is equal to the right hand side, this happens when x is equal to 1. वो कब होगा? जब हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे. और इसके अलावा कोई भी वैल्यू x is equal to 1 के अलावा कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है. तो आपका इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड माना जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा. ओके, नेक्स्ट सी, कंप्लीट द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1. बहुत इजी है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है इसको. x plus 3 is equal to 0. तो x की वैल्यू अगर 3 लगा दे, x की वैल्यू आप 3 लगाओगे तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे अगर 3 की वैल्यू लगाते हो, 3 plus 3 6, 6 is equal to 0. से whether the equation is satisfied. क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई? नो, है ना. ये तो आपको पता चल रहा है ना देख के. नाउ x is equal to 0. अब x की वैल्यू अगर मैं 0 लगा दूं तो 0 plus 3 3, और यहाँ क्या दिया है 0. तो ये सेटिस्फाइड हुई? नो. देन x plus 3 जो x की वैल्यू -3, तो -3 plus 3, मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 0. 0 is equal to 0. ये सेटिस्फाइड हो गई. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये जो है इक्वेशन वो सेटिस्फाइड है. मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? -3. समझ में आ रहा है ना. x की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x की, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके आपको ये सेटिस्फाइड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना. अब यहाँ पे x की वैल्यू -3 दी है, तो हमने जब -3 लगाया तो -3 plus 3 plus minus minus 3 minus 3 0, और ये राइट हैंड साइड पे 0 है. इट मींस ये सेटिस्फाइड है. नाउ x की वैल्यू 7, तो अगर हम 7 लगा देंगे तो 7 minus 7 तो क्या हो गया? 0, और राइट हैंड साइड पे क्या दिया है? 1. तो ये सेटिस्फाइड है? नो. Then x is equal to 8. अब 8 minus 7 1, and right hand side पे 1, तो 1 is equal to 1. इसका मतलब satisfied है. Then x is equal to 0. अब x is equal to अगर मैं 0 लगा दूंगी तो 5 multiply by 0 मतलब 0, और यहाँ तो क्या दिया हुआ है? 25. It means no, not satisfied, है ना. समझ में आ रहा है ना. x की वैल्यू क्या दी हुई है? 0. अब मैंने यहाँ पे 0 लगाई जब x की वैल्यू, तो 5 multiply by 0 means 0, and right hand side is 25. It means left hand side is not equal to right hand side, so equation is not satisfied. Now value of x is 5. It means when we put 5 in place of x, so 5 multiply by 5, 5 5s are 25, and right side 5 25. It means equation satisfied? Yes. Then x is equal to -5. अब आपको मैंने बताया था, इंटीजर से हमने पढ़े थे 5 multiply by -5. तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? नेगेटिव. तो क्या आएगा? -25, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 25. तो इज इट सेटिस्फाइड? नो, नॉट सेटिस्फाइड. Now m upon 3 is equal to, m की वैल्यू दी है -6, so -6 upon 2 is equal to how much is given? 2.
अब 2 से इसको मैं कट करूं अगर 2 3 जा 6 तो क्या आया -3। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है नेगेटिव। ये तो -3 हुआ, ये -2 इक्वल है नो, तो दिस इज नॉट satisfied, this equation is not satisfied, है ना। then m upon 3 is equal to 2 when the value of m is 0, it means 0 upon 3 is equal to 2। तो हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये भी सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और m की वैल्यू अगर हम 0 लगाए तो ये तो होता ही नहीं है, 0 को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो नो। देन m अपॉन 2 इक्वल टू 2, m की वैल्यू 6, अगर m की वैल्यू हमने 6 लगाई, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये सेटिस्फाइड हो गया, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस। तो समझ में आया किस तरीके से हम इक्वेशन, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, इसका मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। समझ में आया। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में आपका टेबल दिया हुआ है, आप उसको देख के, इससे समझ के और अपने आप उसको फिल कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारे, एक एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 6-6 क्वेश्चन दिए बेटा। मैं 2-2 3-3 आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी के सब आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें F तक दिया है, मैं 3 आपको सॉल्व कराती हूँ, 3 आप खुद से करोगे। इसमें दिए हुए हैं, मैं आपको जो PDF दूंगी उसमें हुए होंगे, पर आपको समझ के करने हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सी वन expression is given here, n plus 5 is equal to 19 and value of n is given, variable की value दी है, you have to put the value of variable in the equation and solve it कि it is satisfied or not। see first question, n plus 5 is equal to 19 and variable की value 1 दी हुई है, तो put n is equal to 1 in left hand side, मतलब हमको left hand side को solve करके देखना है कि वो right hand side के equal आता है कि नहीं। अगर equal आता है तो satisfied, मतलब इक्वेशन जो सॉल्यूशन दिया है वेरिएबल का वो है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू 1 लगाई, तो n 1 plus 5 क्या हो गया 6 इज नॉट इक्वल टू 19, है ना। यहाँ पे तो इज इक्वल टू करके 19 दिया, राइट हैंड साइड पे क्या दिया 19, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तुम्हारा क्या आया 6, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 19, इट मींस LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus n is equal to 1 is not the solution of the given equation। क्वेश्चन यही है ना, check whether the value given in the bracket, ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की, क्या वो सॉल्यूशन के सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन की और नॉट। तो अगर है तो आपको लिखना है और नहीं है तो लिखना है नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सी इन फर्स्ट क्वेश्चन n is equal to 1 is not the solution of the given equation। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 7n plus 5 is equal to 19 and value of n is -2, so put value of -2 in n is equal to -2 in left hand side। तो अब एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव, 7 2 जा 14, तो -14 हो गया, प्लस 5 प्लस माइनस 14 में से 5 गया, तो क्या बचा 9, और 9 नेगेटिव का आएगा क्योंकि इसका नेगेटिव का नंबर बड़ा है ना। जब प्लस माइनस, एक नेगेटिव इंटीजर हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और साइन किसका आता है जिसका नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 14 बड़ा है तो -9 इज द आंसर, तो -9 इज नॉट इक्वल टू 19 ना, और RHS में क्या है 19, इट मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so n is equal to 2 is not the solution of the given equation। Now third, 7n plus 5 is equal to 19, value of n is 2, तो put value n is equal to 2 in left hand side, तो 7 multiply by 2 plus, आपको मैंने बोला ना जहां पे वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो, इट मींस वहां पे क्या साइन है मल्टीप्लाई का, 7 multiply by 2 plus 5, ओके, तो 7 2 जा 14, 14 plus 5 is equal to 19। Now 19 is equal to 19। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 19 हो गया, राइट हैंड साइड भी 19 हो गया, इट मींस LHS is equal to RHS, तो thus n is equal to 2, यहाँ पे is equal to का साइन है, ये माइनस नहीं है। दिस इज, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है बेटा, आपको आंख बंद करके कॉपी नहीं करना है, देख के करना है, ठीक है। n is equal to 2 is the solution of the given equation, तो समझ में आ गया।
इस तरीके से आपको ये सारे अपने आप सॉल्व करने हैं अब, ठीक है। सी यहाँ पे है 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p की वैल्यू 0 लगा के देखो होता है कि नहीं। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p की वैल्यू -4, d में p इज इक्वल टू 1 है ना। e p इज इक्वल टू a क्यों हो गया बेटा, यहाँ पे 4 है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, कभी कभी टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो जाती है, तो आपको देख के करना है। ये a नहीं है, ये क्या है, 4 है। दिस इज वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये आपको देख देख के करना है, ऐसी आंख बंद करके कॉपी नहीं करना है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो ये आपको देख लेना है, सॉल्व कर लेना है करके समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब आपको वैल्यू p की वैल्यू 1 2 3 ऐसे लगते जाना है वैल्यू, और किस पर वो सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, वो देखना है। फर्स्ट मैं आपको कराती हूँ, सेकंड आपको अपने आप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5p + 2 इज इक्वल टू 17। फर्स्ट मैंने क्या लिया, p की वैल्यू 1 ली, तो p की वैल्यू 1 ली, तो 5 × 1 + 2 हुआ। नाउ 5 1 = 5, 5 + 2 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 17, राइट हैंड साइड पे क्या है 17 है ना। और इसको सॉल्व करके क्या आया, p की वैल्यू 1 लगाई, तो मैंने 5 1 = 5, 5 + 2 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 17, तो ये तो p की वैल्यू 1 तो नहीं है, मतलब नहीं हो सकती। फिर हमने p की वैल्यू 2 ली, ठीक है, तो 2 ली, तो LHS क्या हो गया, 5 × 2 + 2, तो 5 2 = 10, 10 + 2 12, 12 इज नॉट इक्वल टू 17, ये भी इक्वल नहीं हुआ। देन टेक द वैल्यू ऑफ p इज 3, p is equal to 3, then left hand side 5 multiplied by 3 + 2, 5 3 are 15, 15 + 2 17, 17 is equal to 17. It means the given equation is satisfied for p is equal to 3. So p is equal to 3 is the solution of the required solution. This method is called trial and error method. मतलब हम try कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जिस वैल्यू को पुट करके हमें सेटिस्फाइड हो रहा है इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया। इसी तरह से आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है। m की वैल्यू 1 लगाओ, 2 3 4 लगाते किया हुआ है, आप देखना, उसके बाद समझ के करना, कॉपी नहीं करना है कि कहाँ पे जाके वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, ये स्टेटमेंट पढ़ के इनका क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। जैसे कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो सम ऑफ नंबर x मतलब नंबर एक x है और 4 इज 9, क्या है उसका सम, क्या है 9। समझ में आया, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ये हमें इक्वेशन बना दी हमने, ये हमें स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमने इक्वेशन बना दी कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो x और 4 का सम मतलब एडिशन, वो क्या है 9 है, तो ये इक्वेशन बन गई। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ये मैंने बार बार समझाया सब्ट्रैक्शन के समय, जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है मतलब उससे सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, टू। सी टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मतलब y से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 8। So this is the expression for this equation statement. 10 times a, 10 times a मतलब 10a, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं इसमें। 10 times a is 70, कि आंसर क्या होता है उसका 70। So this is the equation for this statement. The number b divided by 5 gives 6, एक नंबर है b, उसको अगर मैं डिवाइड करूं 5 से तो मुझे क्या आंसर मिलता है 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, लेकिन हम मोस्ट ऑफ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 3/4 ऑफ t, t का 3/4, तो 3/4 क्या होता है 3/4,
3/4 ऑफ टी इज 15, मतलब 3/4 ऑफ टी जो है उसका आंसर है 15। समझ में आया? इस तरीके से हमें ये स्टेटमेंट को पढ़ना है और उनका क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है। सी अभी नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने किए हुए उसके एक्सप्रेशंस हम देखेंगे। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। समझ में आया? स्टेट जैसा दिया होता है बिल्कुल एज इट इज वैसी करना है, कुछ अपने आप नहीं जोड़ना है उसमें। बहुत इजी है ना? देखो, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो x + 4 = 9। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 मिलेगा। 10 टाइम्स a इज 17, तो 10a, मैंने क्या बोला, 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, कि a को 10 टाइम मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट इज 70, तो 10a = 7। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है b, उसको डिवाइड करो 5 से, गिव 6, आंसर आता है 6, तो b डिवाइडेड बाय 5 = 6। 3/4 ऑफ t is 15, तो 3/4 t = 15। 7 टाइम्स m प्लस 7, तो 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गेट्स यू 77, मतलब आंसर आता है 77। इजी है, देखो जैसा दिया है वैसे ही किया ना। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मतलब m को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हो गया 7m प्लस 7, उसमें प्लस 7 कर दो, गेट्स यू 77, आपको क्या मिलता है 77। 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर है x, उसका 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 x -4, उसमें से -4 कर दो, गिव्स 4, आपको मिलता है 4, तो C4। एज इट इज है ना, जैसा स्टेटमेंट लिखा है बस इसमें ध्यान रखने का कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें y पहले आएगा, बाकी सब में देखो जैसा है वैसे। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, देखो अब यहाँ जहां फ्रॉम लिखा है मतलब सब्ट्रैक्शन के सम में जहां फ्रॉम लिखा हो मतलब वो आगे आता है। अगर इसका मतलब क्या है, इफ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 ले लोगे किस में से, फ्रॉम 6 टाइम्स y से, 6 टाइम y से मतलब 6y से अगर आप 6 ले लो मतलब माइनस कर दो 6, यू गेट 60, तो तुमको 60 मिलता है। हो गया ना, सिंपल, समझ में आया? इफ यू टेक अवे 6, अगर तुम 6 ले लोगे किससे, फ्रॉम 6 टाइम y से, तो 6 टाइम फ्रॉम जिसके आगे लिखा होता है हमेशा याद रखना इन सब्ट्रैक्शन वो नंबर पहले आता है, तो 6y - 6 = 60। इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z, 1/3 of z, इफ यू ऐड 3, अगर तुम 3 को ऐड करते हो 1/3 of z, 1/3 of z मतलब 1/3 z करो या z/3 करो, +3 यू गेट 30, तुमको क्या मिलता है 30। तो स्टेटमेंट का मीनिंग समझना जरूरी है, मीनिंग समझ के आप इक्वेशन बना सकते हो, अदरवाइज आपका इक्वेशन रॉन्ग हो सकता है ना? तो जैसा दिया हो उसको क्लियरली पहले पढ़ो, जैसे ये हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, तो ये मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको कि अगर आप 6 ले लेते हो 6 टाइम y से, मतलब 6y से, तो 6y - 6, तो यू गेट 60, तो तुमको क्या मिलता है 60। इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z, अगर तुम 1/3 of z में 3 ऐड करते हो, मीनिंग ये हुआ ना इस लाइन का, तो 1/3 of z पहले, z/3 पहले आएगा, देन +3 = 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें देखो 8 है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं आपको, अब इनका स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक आपने क्या किया था, 4th क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए थे, इक्वेशंस बनाए थे, अब हमें इक्वेशंस दिए हैं और इनका स्टेटमेंट बनाना है। जैसे p + 4 = 50, तो सिंपल है, तो सम ऑफ p and 4 is gives us 15, सम ऑफ नंबर p and 4 gives 15। m - 7, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, देखो ये सब्ट्रैक्शन के सम में बार बार बोल रही है, ध्यान रखना है। m - 7 नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है m से, गिव्स 3, हमें मिलता है 3। 2m = 7, twice of m gives 7, m is divided by 5 gives 3, 3 times m divided by 5 gives 6, है ना, सिंपल, 3 times m divided by 5 gives 6। 4 added to 3 times p gives 25, 2 subtracted from 4 times p gives 18। सब्ट्रैक्शन के सम में जो पीछे लिखा होता है वो पहले आता है,
ठीक है, और जो उसके आगे सब्ट्रैक्शन आएगा, जैसे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसके आगे आता है, जो पहले नंबर लिखा होता है, 4 टाइम्स p गिव्स 18, 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8, है ना सिंपल। आप इसको ऐसे टेबल बना के लिख सकते हो नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे देखो 4 केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस को हमें ध्यान से सुनना है, समझना है और उसका इक्वेशन बनाना है। जैसे फर्स्ट, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles permit has. इरफान के पास 7 मार्बल ज्यादा है, परमिट के पास जितने मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स के, मतलब परमिट के पास अगर x मार्बल है ना, m मान लो, इसमें m माना हुआ है, तो 5 टाइम्स कितना हो गया, 5m, उसमें भी +7 कर दो, उतने इरफान के पास मार्बल्स है। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, ये इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें m यूज करना है वेरिएबल। सो पहले हम मान लेंगे लेट m बी द परमिट्स मार्बल, परमिट्स के पास कितने मार्बल है, m मार्बल्स हैं। इरफान मार्बल्स, इरफान के पास कितने मार्बल्स हुए, Irfan says he has 7 marbles more than 5 times the marbles permit has. इरफान ने क्या बोला है, परमिट के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स मार्बल में 7 ज्यादा, 5 टाइम्स मार्बल मतलब 5m प्लस 7, टोटल नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स इज गिवन बाय 37, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37, तो ये बन गया इसका इक्वेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की जितनी एज है उसका 3 टाइम प्लस 4 ईयर ज्यादा है। टेक्स लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स, अब ये बोल रहे हैं लक्ष्मी की एज y ईयर ले लो, लेट्स लक्ष्मी's एज बाय y ईयर्स। लक्ष्मी's फादर एज इज 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज में 4 इयर्स ज्यादा, तो 3y, 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज मतलब 3y, और उसमें 4 इयर्स और तो +4, बट द लक्ष्मी फादर एज इज गिवन कितनी दी हुई है 49, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया 3y + 4 इज इक्वल टू 49। समझ में आया क्या, हमें क्या क्वेश्चन है, ये जो केसेस दिए हुए हमें उनका इक्वेशन बनाना है। तो लक्ष्मी के फादर की एज दी हुई है 49 इयर्स है, लेकिन वो कैसे दी हुई है कि वो 4 इयर्स ज्यादा है, ज्यादा एज है उनकी लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स की, तो लक्ष्मी की एज उन्होंने बोला y इयर्स मानो, तो y 3 टाइम्स y + 4 इज इक्वल टू 49, ये हमारा बन गया इक्वेशन। नाउ थर्ड केस देखेंगे, द टीचर टेल्स द क्लास, आपको एक क्वेश्चन एक आंसर, फिर देन सेकंड क्वेश्चन देन सेकंड आंसर, ऐसे लिखना है नोटबुक में, ठीक है। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score B to be L. L है, हाँ ये 1 नहीं है, L। मतलब टीचर ने बोला कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं क्लास में, वो क्लास में जिसके लोएस्ट आए हैं उसके डबल है और उसमें 7 मार्क्स और ज्यादा। अगर लोएस्ट स्कोर L है तो L का डबल क्या हो गया 2L, उसमें 7 मार्क्स और ज्यादा +7 इज इक्वल टू 87। सी ये दिया है, लेट द लोएस्ट स्कोर बी L, द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लोएस्ट स्कोर प्लस कितना दिया है 7, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे 7 है ना, तो इक्वेशन क्या बन गई 2L + 7 इज इक्वल टू 2L + 7 इज इक्वल टू 87, ये हो गया इसका इक्वेशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, fourth question, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसलिए रब करना पड़ता है बेटा, स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाता है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो आपने ये पढ़ा है, जो ट्राइंगल के, ये जैसे ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल दिया उन्होंने, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है ना, ये थोड़ा इक्विलेटरल की तरह बन गया, हम आइसोसेलेस बनाए। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस, डू यू नो अबाउट द आइसोसेलेस ट्राइंगल, छोटी क्लास में मैंने सिखाया था ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस हुज टू साइड्स आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो इन दिस ट्राइंगल वो क्या बोल रहे हैं, बेस एंगल इज बी डिग्री, मतलब दिस इज बी डिग्री। अब ये बेस एंगल है, तो ये भी बेस एंगल है, ये भी बी होगा, है ना। और आपको मालूम है, मैंने बस सिखाया था आपको, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल जो होते हैं एक ट्राइंगल के, तीनों एंगल का सम हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको बताया था ना मैंने जब ट्राइंगल्स पढ़ाए थे, कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो लेट अस बेस एंगल बी, है ना, वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 2b, क्योंकि ये बेस इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दो साइड्स इक्वल होती है, ये और ये, तो इसका जो बेस एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हो गया 2b, सम ऑफ रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस b plus 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 2b plus 3b plus 4b, और हम इसको लिख सकते हैं 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्वेश्चन था, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईदर बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये वाला, ये डबल है, ये डबल है, ये दोनों बेस एंगल के, है ना। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री। ये जो वर्टेक्स एंगल है, ऊपर वाला जो एंगल है वो डबल है बेस एंगल का, है ना। और क्वेश्चन में दिया है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल इज इक्वेशन 2b, डबल दिया है, और बेस एंगल क्या है, b प्लस b, और सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इसको आप करो, 2b प्लस 1b हो गया 3b प्लस 4b, तो ये हो गया 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। तो इसमें सिर्फ हमको इस एक्सरसाइज में क्या था, एक्सप्रेशन बनाने थे, या फिर एक्सप्रेशन दिया था उनके स्टेटमेंट लिखने थे, या हमें केसेस दिए थे, उन केसेस को सॉल्व करके हमें उसके क्या लिखने थे, इक्वेशंस बनाने थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तक तो हमने एक्सप्रेशंस बनाए, है ना, वो सब। Solving an equation means finding out that value of the variables of the equation which will satisfy the equation। मतलब कोई हमें इक्वेशंस दी होगी, उसमें हमें जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो सच अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसे हम बोलेंगे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब कोई भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे कि ये दिया हुआ एग्जांपल 7 + 1 इज इक्वल टू 5 + 3, नहीं, ठीक है, बताती हूँ आपको। मतलब कोई भी इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करके जब फिर उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है इक्वेशन को, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो होगी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। इफ वी, अब उसमें इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ प्रॉपर्टी हमें याद करनी है। कैसे, इफ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी it still holds। Example, consider the equality 7 + 1 is equal to 5 + 3। So LHS is equal to RHS, 7 + 1 8, 5 + 3 8। Adding 2 to both the sides। अगर कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, तो मुझे वो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अगर मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो, एडिंग टू द बोथ द साइड, दोनों साइड मैंने 2 2 ऐड किया,
तो इसकी वैल्यू भी 10 आई, इसकी वैल्यू भी 10 आई, तो LHS इज इक्वल टू RHS. सो द इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स, इक्वलिटी बनी हुई है. इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी, इट स्टिल होल्ड्स. अगर मैं -2 करूं दोनों साइड, तो 7 + 1 8, 8 - 2 6, 5 + 3 8, 8 - 2 6. तो मतलब जो भी चीज मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कोई भी एक साइड, तो मुझे दूसरे साइड भी करना होगा, तो ही हमारी जो इक्वलिटी है वो बनी रहेगी. जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेम इक्वेशन 7 + 1 = 5 + 3 सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम द बोथ द साइड. अब जैसे ये है एक इक्वेशन है 7 + 1 - 2 सॉरी 7 + 1 = 5 + 3. इसमें मैंने -2 किया और RHS में भी -2 किया, तो 7 + 1 8, 8 - 2 6, 5 + 3 8, 8 - 2 = 6. LHS = RHS. So the equality still holds, equality बनी हुई है. Similarly, if we multiply or divide both sides of the equality by the same non-zero number, it still holds. हम चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें, चाहे डिवाइड करें, पर सेम नंबर से अगर दोनों साइड करते हैं तो इक्वलिटी बनी रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 1 = वही एक इक्वेशन लिया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 24, 8 × 24. LHS = RHS. इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स. अब इसको सेम क्या किया, अब इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो 8 / 2 4, 8 / 4. तो LHS = RHS, equality still holds. The above rules which hold good for equalities also hold good for equations. तो मतलब हमें उसकी दोनों साइड की इक्वालिटी बनाए रखनी है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वालिटी को मेंटेन रखना है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. सी given first the step you will use to separate the variable and then solve the equations. अब जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है. वेरिएबल को वैल्यू में फाइंड करने से वेरिएबल को हमें निकालना पड़ेगा अलग, फिर हम सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल x - 1 = 0. अब मुझे इस x के साथ में जो -1 है उसे हटाना है, तभी तो x की वैल्यू आएगी. तो ये कैसे हटेगा, जब मैं दोनों साइड 1 प्लस कर दूंगी, एडिंग 1 टू बोथ साइड. सी x - 1 + 1 = 0 + 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ हो गया 1. तो x = 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो अब इसको पुट करके देखो, x की वैल्यू लगा के देखो 1 पे, 1 - 1 0, 0 = 0, LHS = RHS. तो x की वैल्यू 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन. मतलब आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो सेम चीज हमें राइट हैंड साइड में भी करनी है, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व होता है. अब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने के लिए मुझे -1 हटाना पड़ेगा. तो मैं कैसे हटाऊंगी, जब मैं इसमें +1 ऐड कर दूंगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, लेकिन मुझे यहाँ भी +1 करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में भी. तो ऐसे सॉल्व करके जब x की वैल्यू आ जाएगी, अब आप इसको पुट करके देखो इक्वेशन में, तो 1 पुट किया तो 1 - 1 = 0 और RHS भी 0, तो LHS = RHS हो गया. इट मींस x = 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन. सेकंड x प्लस, अब मैं इसमें से 3 करवाती हूँ, आपको 4 करवाती हूँ, 4 आपको खुद करने नीचे वाले. x + 1 = 0. अब देखो यहाँ +1 दिया है, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करने में इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो इस +1 को हटाना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँ, -1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड अगर 1 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो x + 1 - 1 = 0 - 1. तो देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो x रह गया खाली यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया -1. तो x = -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अब आप चेक करके देखो, x की वैल्यू -1 लगा के देखो, तो -1 लगाई तो माइनस प्लस माइनस, 1 - 1 0 = 0, तो LHS = RHS. इस मतलब x की वैल्यू -1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है इस वेरिएबल को सेपरेट करके. उसको सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ कुछ ऐड करना हो सकता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमें दोनों साइड करना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. फिर आप उसको चेक करके देखो, उस वैल्यू को x पे लगा के देखो आपका आंसर सही आता है कि नहीं. अब देखो x - 1 = 5. अब मुझे x को सेपरेट करना है, तो इसके साथ क्या दिया हुआ -1, तो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड करो, तो x - 1 + 1 = 5 + 1, तो प्लस माइनस माइनस तो 0 हो गया, तो रह गया x,
और यहाँ 5 + 1 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, x इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब x की जगह पे 6 लगा के देखो, चेक करो, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, मतलब LHS भी 5 है, RHS भी 5 है, x इज द करेक्ट सॉल्यूशन, 6 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ x + 6 इज इक्वल टू 2, अब x के साथ +6 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कट होगा ना, तभी खाली क्योंकि x को हमें सेपरेट करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक साइड नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दोनों साइड हमें जो भी ऑपरेशन हम करें, प्लस करें माइनस करें, पर हमें दोनों साइड करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ द साइड, तो वी गेट x + 6 - 6 इज इक्वल टू 2 - 6, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये यहाँ रह गया x और यहाँ रह जाएगा 2 - 6, तो प्लस माइनस माइनस, और किसका नंबर बड़ा है माइनस का, तो -4 आंसर, तो x इज इक्वल टू -4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब चेक करके देखो, क्वेश्चन इज x, इक्वेशन क्या है, x + 6 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4 पुट किया, तो -4 + 6 प्लस माइनस माइनस, लेकिन किसका आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब x इज इक्वल टू -4 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके, ये मैंने 4 आपको समझाए, अब ये नीचे के EFGH आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे भी 4 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 4 आपको खुद से करने हैं। अब यहाँ पे भी हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वो करने के लिए आप क्या पहला स्टेप करोगे, फिर उसको सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन इज 3l इज इक्वल टू 42, अब l के साथ 3 है, 3 को मुझे हटाना है, मतलब ये क्या है 3 × l है, तो अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो वी गेट, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया l एंड 42 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14, l इज इक्वल टू 14। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे चेक तो नहीं करना है क्योंकि चेक करने को नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब l की वैल्यू क्या है 14, तो हमारा इक्वेशन क्या है 3l इज इक्वल टू 42, l की वैल्यू मेरी क्या आई है 14, 3 × 14 इज इक्वल टू 42, तो 14 3 = 42, 42 इज इक्वल टू 42, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब सही है हमारा क्वेश्चन, है ना। बस आपको ये देखना है कि वेरिएबल के साथ जो भी दिया है, अगर एडिशन में दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन में दिया है तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेरिएबल के साथ जो भी होगा नंबर वो रिमूव हो जाएगा और आपको वेरिएबल मिल जाएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, अब b को सेपरेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से, क्योंकि 2 से ही 2 कट होगा ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ रह गया b, 6 × 2 = 12, तो b की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ 12 की वैल्यू रख के देखो, p की वैल्यू 12/2, 2 × 6 = 12, 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? इस तरीके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ अगर एडिशन में दिया है तो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन में दिया है तो उतना ऐड कर दो, मल्टीप्लाई में दिया है तो उतना डिवाइड कर दो, और डिवाइड में दिया है तो उतना मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे डिवाइड में दिया था 2, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर मिल गया। और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में दिया था तो डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, p/7 इज इक्वल टू 4। अब देखो डिवाइड में दिया है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बस ये टिप्स है, ये ध्यान रखना है, वेरिएबल के साथ एडिशन में है तो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड, वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों साइड उतना ऐड कर दो, वेरिएबल के साथ डिवीजन में है, डिवाइड में है नंबर, तो उसी नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया p, 4 × 7 = 28 मिल गया हमें। अब यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है तो क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो 4x डिवाइडेड बाय 4,
इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, रह गया x, यहाँ हो गया 25/4। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया 4 6 जा 24, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6/1/4। इस तरीके से आपको ये सारा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give the steps you will use to separate the variables and then solve the equation. Same thing is here. 3 and अब वो थोड़े बड़े बड़े इक्वेशन हो गए, थोड़े छोटे छोटे से थे, अब बड़े बड़े इक्वेशंस हो गए। 3n - 2 is equal to 46, है ना। अब हमें ये वेरिएबल को हटाना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है पर उसके आगे ये भी है, तो पहले हम इसको रिमूव करेंगे। तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड +2 करना पड़ेगा, है ना। एडिंग 2 टू बोथ साइड, दोनों साइड हम +2 करेंगे तो देखो 3n - 2 + 2 इज इक्वल टू 46 + 2। तो ये -2 हट गया, 46 + 2 हो गया 48। अब आ गया 3n इज इक्वल टू 48। अब वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ये देखो यहाँ पे भी गलत वो है साइन, यहाँ पे आएगा डिवाइड का साइन है, ये इसका है डिवाइड का साइन, है ना। तो क्या करेंगे, तो डिवाइड किया 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू आ गई 16। इन इक्वेशंस में क्या था जो हम पहले कर रहे थे, जो हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे छोटे छोटे से थे, सिर्फ वेरिएबल के साथ ही थे, तो हमने फटाफट कर दिया। माइनस था तो प्लस कर दिया दोनों साइड, प्लस था तो माइनस कर दिया दोनों साइड, डिवाइड था तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, और मल्टीप्लाई था तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब इसमें वेरिएबल नंबर के साथ एक और नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे -2 है तो दोनों साइड +2 कर देंगे। दोनों साइड +2 किया तो -2 ये हट गया, अब बच गया 3n = 48। अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू आ गई 16। सेम थिंग इज देयर, 5m + 7 = 17। अब +7 है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड -7, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड माइनस माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, +-7 यहाँ हो गया 10, तो 5m = 10। अब वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 5। डिवाइड किया बोथ साइड बाय 5 तो आंसर इज 2, तो m = 2 हो गया। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना। थर्ड देखो, अब ये है 20p/3 = 40। अब इसमें डिवाइड के साथ दिया हुआ है तो पहले हमें दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 कैंसिल हो गया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हो गया, हाँ, तो ये हो गया 20p = 120। अब मल्टीप्लीकेशन के साथ है, अब दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, रह गया p, और ये हो गया 6, तो वैल्यू हो गई p की 6। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। अब ये देखो 3p/10 = 6, तो पहले डिवीजन के साथ है वेरिएबल वाला नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 10 जा 60, तो 3p = 60। अब p के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साथ है, मतलब दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, रह गया p, 60/3 = 20, तो p की वैल्यू हो गई 20। इस तरीके से आपको ये सारे सम देख लेने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको सॉल्व करना आ गया, किस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करके इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब यहाँ देखो फर्स्ट 10p = 100, मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है 10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 10, सी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, रह गया p = 100 डिवाइड बाय 10, 10 जा 100, देन p की वैल्यू क्या हो गई 10। ये सारे इक्वेशन बहुत इजी हैं। दूसरा देखो 10p + 10 = 100, तो पहले 10p के साथ +10 लगा हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो प्लस में तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -10 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10p = 90। नाउ अब मल्टीप्लीकेशन के साथ वेरिएबल है तो हमें दोनों साइड 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल, p = 90/10, 10 9 जा 90, तो p की वैल्यू क्या हो गई 9। मतलब आपको सिर्फ एक ध्यान रखना, अब जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, वेरिएबल के साथ ही एक नंबर है, तो 4 है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिवीजन के साथ है दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, p = 20 आ गया। यहाँ भी डिवीजन के साथ है तो बोथ साइड
3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। अब ये वेरिएबल उसके साथ है, माइनस में है, तो वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें ये माइनस भी हटाना पड़ेगा वेरिएबल से। तो मैं क्या करूंगी, -1 से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों नेगेटिव थे तो हो गया पॉजिटिव, और ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर हो गया नेगेटिव। तो p इज इक्वल टू -15। ये ध्यान रखना है, वेरिएबल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। अब वेरिएबल से मुझे माइनस का साइन हटाना है, तो मैंने दोनों साइड, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 एंड -p, तो बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो गया p इज इक्वल टू, ये हो गया p, और देन हियर इज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -15। समझ में आया? देखो ये 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। अब देखो, अब वेरिएबल के साथ डिवीजन है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3p इज इक्वल टू 6 4 जा 24। अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बोथ साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और p इज इक्वल टू 3 8 जा 24, वैल्यू हो गई p की 8। 3s इज इक्वल टू -9। अब s के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, s इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, तो s इज इक्वल टू -3। तो इसको तो चेंज करें, क्योंकि s तो हमारा वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव में ही है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बाकी के सम बेटा खुद से देख लेने हैं ये, ठीक है। सब मैं ही समझाऊंगी, तो आपको नहीं समझ, आपको समझना है। जिस भी सम में डाउट हो, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, मुझे पूछना। मैं 4 to 5 में ऑनलाइन रहती हूँ, आप बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप मुझसे पूछते ही नहीं हो, तो आपके डाउट कैसे सॉल्व होंगे। खुद से करने का ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझसे पूछो। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है। कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आप देखोगे कि वेरिएबल के साथ अगर एडिशन में नंबर है तो उतना आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों साइड। अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उतना दोनों के साथ ऐड कर दोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ कोई नंबर है तो दोनों साइड डिवाइड करोगे उसी नंबर से, और अगर डिवाइड में नंबर है वेरिएबल के साथ तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसका पीडीएफ भेजूंगी, वर्क कंप्लीट करना है। बहुत से बच्चे वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ है जो ही सॉल्व करते हैं, करके भेजते, बाकी और बच्चे नहीं भेज रहे। करो, एग्जाम सर पे है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो जाए आपके, आप करोगे ही नहीं तो आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।